हाय गाइस, क्या आप रेडी हो लेक्चर नंबर 3 के लिए? सो आई होप आपने लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने के पहले रिवाइज किया होगा कल का पूरा। कल मैंने क्विक रिवीजन के लिए जो है लास्ट में लेक्चर के एंड में अपन ने पूरा क्विकली रिवाइज किया था पूरा चैप्टर नंबर 1। ओके, सो आई होप आपने अगर रिवीजन आपको करने में हेल्प चाहिए होगी तो आपने वो देख लिया होगा उतना पार्ट। मैं अलग से उसकी क्लिपिंग जो है प्रोवाइड कर दूंगा यूट्यूब पर। और उसके अलावा जो है आपने लेक्चर खत्म होने के जस्ट बाद जो अपनी स्ट्रैटेजी है वो मन में रिवाइज किया होगा और ये लेक्चर स्टार्ट करने के पहले भी मन में रिवाइज किया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा आई होप आपको समझ में आया हो और आपको कंसेप्ट बैठ गए हो। और उसके अलावा जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये है कि आपका माइंडसेट अब तैयार हो चुका हो, क्योंकि अब अपन जो है कल से अगले चैप्टर पर जाएंगे जो कि बहुत चेंज कर देगा। फर्स्ट चैप्टर के कंपैरिजन में काफ़ी चेंज है, काफ़ी सारे नए कंसेप्ट है और काफ़ी अंडरस्टैंडिंग की रिक्वायर्ड है। ठीक है, सब अपन जो है अब थोड़े से इजी स्टेज से ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं, है ना। सो फर्स्ट चैप्टर तो बहुत इजी था, इंट्रोडक्शन था और पूरा थ्योरी था। अब अपन जो है थोड़ा सा धीरे धीरे ऊपर वाली स्टेज पे बढ़ने वाले हैं, राइट। बट आज अपन जो है एग्जाम्पल्स लेने वाले हैं। कल आपको याद हो मैंने आपके साथ ये बात कही थी कि अपन केसेस डिस्कस करेंगे, एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे और इन एग्जाम्पल्स को डिस्कस करने के बाद अपना फर्स्ट चैप्टर जो है कंप्लीटली खत्म हो जाएगा विद द क्वेश्चंस। और फिर अपन जो है नई शुरुआत कर पाएंगे सेकेंड चैप्टर की कल से, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद दी एग्जाम्पल्स। और आई होप आपको ये एग्जाम्पल्स जो है बहुत ही ज़्यादा आसानी से अंडरस्टैंड करने में हेल्प कर पाए कंसेप्ट को। पहला एग्जाम्पल जो है वो है फ्रेंड से लिया है मैंने, ये समझाने के लिए कि कैसे ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट में एलोकेशन में कंफ्यूजन क्रिएट होता है और कैसे एससीएम जो है उसको थोड़ा सॉर्ट आउट कर देता है। ठीक है, सो एक छोटा सा एग्जाम्पल फ्रेंड्स से लिया है। फ्रेंड्स सिटकॉम जो है, अगर आपने उसको देखा होगा तो आपको एकदम क्लिक कर जाएगा, नहीं देखा होगा तो मैं आपके लिए पूरा सीन डिस्क्राइब कर दूंगा और फिर आपको जो है आई होप समझ में आ जाएगा। ओके, मूविंग ऑन टू आवर फर्स्ट एग्जाम्पल दैट इज फ्रॉम फ्रेंड्स। सो गेट रेडी गाइस। Does anybody else feel like they just gave birth to an alien? Yes. No. Okay, plus tip divided by 6. And everyone owes $28. Everyone? Oh, you're right. I'm sorry. Thank you. It's Monica's big night. She shouldn't pay. Oh, thank you. So 5 of us is $33.50 apiece. No, no way. Sorry, not gonna happen. Whoa, prom night flashback. Sorry, Monica. I'm really happy you got promoted, but cold cucumber mush for 30-something bucks? No. Rachel just had that little salad, and Joey with his like teeny pizza. It's just. सो यहाँ पर अपन ने देखा कि किस तरह से कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, क्योंकि फीबी, जोई और रेचल ने जो 6 दोस्त हैं उनमें से जो 3 दोस्त हैं वो लोग इतना अर्न नहीं करते हैं। सो उन्होंने इस सीन में जो है सैक्रिफाइस किया है या थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज किया है एंड दे हैव ऑर्डर्ड लेस क्वांटिटी ऑफ फूड एंड दैट फूड आइटम विच इज़ कंपेरेटिवली लेस एक्सपेंसिव। ओके, सो यहाँ पर उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ किया है और उसके बाद जब फाइनली बिल आया है तो रॉस ने डिवाइड किया है उसको 6 लोगों में। हालांकि बाद में वो 5 लोगों में करता है जिसकी वजह से वो 3350 पर पर्सन आ जाता है, विच इज़ ह्यूज। अगर अपन बात करें कि इन तीनों ने जो इतना कम खाया है और जो लेस एक्सपेंसिव फूड ऑर्डर किया था और कॉम्प्रोमाइज़ किया है, उसके बाद भी अगर इफ दे हैव टू पे 3350 वाइल रॉस एंड चैंडलर हैड सो मच फूड एंड कंपेरेटिवली एक्सपेंसिव फूड, फिर भी वो लोग 3350 ही पे कर रहे हैं। सो दिस वुड बी अ लिटिल अनफेयर। और इस वजह से ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट की तरह से अगर अपन लोग इसमें जैसे देखें डिवीजन हुआ है, सो पिक्चर क्लियर नहीं है और यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। ओके, वहीं पर अगर अपने को देखना होगा कि स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट की तरह से अगर अपन एलोकेट करते हैं, सो कैसे हो सकता है यहाँ पर शायद ये लोग हर पर्सन ने जो खाया है उसका जितना पेमेंट बनता है वही पे करने के लिए बोलेंगे। How about we'll each just pay for what we had, okay? It's no big deal. Not for you. सो यहाँ पर आपने देखा कि फाइनली यही डिसाइड किया है उन लोगों ने कि जिसने जो खाया है
उसके लिए उतना वो लोग पे करने वाले हैं. ओके, सो हाउ सिंपलीफाई दे हैव, हाउ सिंपल दे हैव मेड द ट्रांजैक्शन स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट की वजह से. अच्छा, यहाँ पर तो एक बेसिक सा कॉमन सेंस इन्होंने अप्लाई किया है, बट स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट क्या है? कॉमन सेंस ही तो है. सो ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट जहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा था, वहीं पे स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट ने आके इसको बहुत सिंप्लीफाई कर दिया और कंफ्यूजन को रिमूव कर दिया. ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल अपन लेते हैं. इसी कंसेप्ट को और बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड करने में पहला थोड़ा सा क्रिएटिव टाइप का था, ताकि आपके दिमाग में एकदम फिट हो जाए और आपको याद करने में इसको दिक्कत ही ना हो. ठीक है, पहले नाम सुनते ही आपको यही एग्जाम्पल रिकॉल होगा सबसे पहले कि अपन ने फ्रेंड्स का वीडियो देखा था लेक्चर में और अपने को एग्जाम्पल याद हो गया. ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 लेते हैं, जिसकी वजह से अपने को और ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा और अपने को कुछ और कंसेप्ट, एक और पॉइंट जो है जो बहुत इंपॉर्टेंट था, वो भी अपने को समझ में आएगा. सो एग्जाम्पल नंबर 2 इज हियर. एग्जाम्पल नंबर 2 में जो है 5 मैनेजर है जो कि अलग अलग 5 डिवीजन को हेड करते हैं और उनको एक ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करना है जो कि कंपनी ने ऑर्गेनाइज किया है उनके लिए. ओके, सो ये जो ट्रेनिंग का कॉस्ट है ये डिवाइड होगा इक्वली अमंग ऑल द डिविजन्स. ओके, सो अब यहाँ पर मैनेजर डी अटेंड नहीं करता है ट्रेनिंग और वो बोलता है कि ये उसके डिवीजन के लिए रेलेवेंट ही नहीं है. ओके, सो दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम इज नॉट रेलेवेंट फॉर हिज डिवीजन और वो बोलता है कि मैंने अटेंड ही नहीं किया इस वजह से. सो अब आप लोगों को इसका कॉस्ट मेरे डिवीजन में एलोकेट करना ही नहीं चाहिए. ओके, सो अगर अपन देखें तो वो बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो बचे हुए 4 डिवीजन है आप उसमें ही एलोकेट करो. ओके, सो यहाँ पर एक कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है कि यहाँ पर किस तरह से एलोकेट करना चाहिए, 5 में करना चाहिए या 4 में करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एक कंफ्यूजन जो क्रिएट हुआ है वो ये है कि क्या ये ट्रेनिंग प्रोग्राम रेलेवेंट था क्या. सो अब अपने को एक डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए, डिटेल्ड कॉस्ट स्ट्रक्चर चाहिए और उसके लिए अपन जाते हैं इसी एग्जाम्पल में आगे. सो यहाँ पर अपने को थोड़ी इन्फॉर्मेशन, एडिशनल इन्फॉर्मेशन अपन ने गैदर करी और वो अपने को पता चला उससे कि ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो 8 घंटे का था. 8 घंटे में से पहले 2 घंटे जो शुरुआत के 2 घंटे थे वो सारे ही डिवीजन के लिए इक्वली रेलेवेंट थे. ओके, सो यहाँ पर 2 घंटे तो इक्वली रेलेवेंट हो गए और उसके बाद जो है बचे हुए 6 घंटे में से जो 6 घंटे उसमें से 3 घंटे सिर्फ और सिर्फ डिवीजन ए और डिवीजन सी के लिए रेलेवेंस रखते थे और उसके बाद जो फाइनल रिमेनिंग 3 घंटे हैं वो डी डिवीजन को छोड़ के बाकी चारों में इक्वली रेलेवेंस रखते हैं. ओके, सो अब अपने को इस तरीके से अगर डिवाइड करना हो तो अपन कैसे कर सकते हैं. सो अपन ने पता लगाया कि भाई आप पर आवर रेट क्या चार्ज कर रहे हो. जो ट्रेनिंग देने वाली कंपनी थी ना वो भी तो कुछ चार्ज कर रही है अपन से, उसी का कॉस्ट तो अपने को एलोकेट करना है. सो उस कंपनी ने अपने को चार्ज किया है, उस कंपनी ने, ट्रेनिंग देने वाली कंपनी ने अपनी कंपनी को चार्ज किया है 2000 रुपीज पर आवर के बेसिस पर. ठीक है, 8 घंटे के हिसाब से टोटल 16,000 होते हैं. अपन डिवाइड कर लेते हैं अब कि कैसे डिवाइड करेंगे. तो शुरू के जो 2 घंटे थे यानी कि उसका कॉस्ट होता है 2 × 2000 दैट इज इक्वल्स टू 4000 और ये 4000 क्योंकि 5 डिवीजन के लिए इक्वली रेलेवेंस रखता था. सो अपन ने उसको इक्वली डिवाइड किया, दैट कम्स टू 800 पर डिवीजन. ऑलराइट, जो 3 घंटे हैं फिर उसका कॉस्ट आता है 3 × 2000 विच इज 6000 और ये 6000 ए और सी के लिए ही एप्लीकेबल रखता है. सो उसको अपन ने डिवाइड किया इक्वली, दैट कम्स टू 3000 एंड 3000 फॉर ए एंड सी इक्वली. जो बचे हुए 3 आवर्स है, जो बैलेंस 3 आवर है रिमेनिंग वाले, उसका भी कॉस्ट आता है 6000 और 6000 को अपन ने ए बी सी और ई यानी कि डी को छोड़ के अपन ने बाकी चारों डिवीजन में उसको इक्वली स्प्लिट कर दिया है. इसकी वजह से अपना एलोकेशन जो है आप देखोगे इस तरह से आता है कि ए को एलोकेट किया है 5300, वहीं पे अपन ने बी को एलोकेट किया है 2300, सी अगेन इज एट 5300 while डी इज एट ओनली 800 एंड ई अगेन इज एट 2300. तो यहाँ से अगर अपन कंक्लूड करें और अपन टेबल देखें तो इस तरह से होता है कि ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट की वजह से एक कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा था एलोकेशन ऑफ कॉस्ट में. द कॉस्ट पर डिवीजन वाज 3200 अगर अपन 5 में डिवाइड करते हैं एज पर TCM और वहीं पर अगर अपन 4 में डिवाइड करते हैं डी का प्रोपोजिशन मान के, सो इट वुड हैव कम अराउंड 4000 पर डिवीजन. ओके, तो स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट को अपन ने यूज़ किया तो अपने को क्या फ़ायदा हुआ. यहाँ पर अपने को ये फ़ायदा हुआ कि अपना अंडरस्टैंडिंग क्लियर हुआ, कॉस्ट स्ट्रक्चर का अपने को समझ में आया कि किसके लिए कितना एप्लीकेबल है एंड इसकी वजह से अपना कंफ्यूजन रिमूव हो गया. ओके, सो यहाँ पर अपन क्लियरली देख पा रहे हैं कि कॉस्ट एलोकेशन में कितना डिफरेंस आ रहा है TCM और SCM के हिसाब से. ओके, इसका बेटर कंपैरिजन एक टेबल के वे में नेक्स्ट स्लाइड पर है, बट उसके पहले ये अपने को किस तरह से हेल्प कर रहे हैं. वी कुड एलोकेट द कॉस्ट इन अ बेटर वे एंड अपन अगर बेटर एलोकेशन कर पाएंगे कॉस्ट का, अपने को कॉस्ट इन्फॉर्मेशन क्लियर रहेगी, उससे अपन जो है
बेटर एनालिसिस कर सकते हैं एंड देन अल्टीमेटली वी विल बी एबल टू मेक बेटर डिसीजंस। ओके, सो टेबल देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर जो अपने को क्लियरली डिफरेंस बता रहा है। सो यहाँ पर TCM के हिसाब से हर डिवीजन को 3200 का एलोकेट अपन ने कॉस्ट को किया है, और उसके बाद SCM के हिसाब से अपन देखें सो A इज एट 5300, B 2300, C इज अगेन एट 5300, D एट ओनली 800 एंड E अगेन एट 2300। सो यहाँ पर डिफरेंस अपन देख रहे हैं टोटल कॉस्ट में बिल्कुल भी कोई डिफरेंस रहने नहीं वाला है, बट A को अपन 2100 से अंडर चार्ज करते अगर अपन TCM के हिसाब से जाते तो वहीं पे B को 900 से ओवर चार्ज, C को अगेन 2100 से अंडर चार्ज, D को अपन 2400 रुपीज़ से ओवर चार्ज करते और E को 900 रुपीज़ से ओवर चार्ज कर दे अगर अपन TCM को फॉलो करते तो। बट SCM को फॉलो करने से अपने को सब कुछ क्या हो चुका है, एकदम क्लियर हो चुका है, कॉस्ट इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई। सो मैं जब बोल रहा था आपको कल और परसों कि स्ट्रक्चर्ड वे में अपने को कॉस्ट इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट करता है, कौन प्रेजेंट करता है, SCM। सो आप देख रहे हो यहाँ पर अपने को कितना स्ट्रक्चर मिल चुका है कॉस्ट इन्फॉर्मेशन में, कितना डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन अपने को मिल चुका है। क्या आप इसको बेटर तरीके से एनालाइज नहीं कर सकते इन कंपैरिजन टू TCM? डेफिनेटली आप इसको एनालाइज बेटर तरीके से कर सकते हो। ऑलराइट, सो यहीं पे अपन इस एग्जाम्पल के बाद जो है अब अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं और अगले एग्जाम्पल में कौन सा कंसेप्ट आ रहा है उसको समझते हैं। ठीक है, सो अगला एग्जाम्पल इज ऑफ मोहन महाराज। अगर RVG वाले स्टूडेंट्स मुझे देख रहे होंगे सो आपको एकदम क्लिक किया होगा मोहन महाराज का नाम सुन के, और बाकी लोगों के लिए मैं बता दूं वो हमारे RVG हॉस्टल के महाराज जी हैं जो खाना बनाते थे हमारे लिए मेस में। ओके, सो मोहन महाराज इज अ प्रोफेशनल शेफ हियर इन दिस एग्जाम्पल, और उन्होंने अपना फूड ट्रक का बिजनेस शुरू किया है अंधेरी में। अब ये जो मोहन महाराज है ये दादर मार्केट जा रहे हैं हफ्ते में 4 दिन, क्या करने के लिए, फ्रेश वेजिटेबल्स खरीद रहे हैं और उसके अलावा अदर सप्लाईज जो इनको रिक्वायर्ड है खाना बनाने के लिए ये वो खरीदने जाते हैं हफ्ते में 4 दिन। ओके, सो अब ये लेके आते हैं सामान, इनका एक स्टोर रूम है इनके पास में और एक रेफ्रिजरेटर है जिसमें ये उसको सेफली रख देते हैं स्टोर करके। ऑलराइट, यहाँ पर अब बताया जा रहा है कि उनका जो फूड ट्रक है वो ओपन होता है सुबह 10 बजे, जो कि दिन में 12 बजे तक खुला रहता है। वो केटर करते हैं लोगों की रिक्वायरमेंट को, उसके बाद वो वापस से दिन में 4 बजे खोलते हैं। ठीक है, दिन में 4 बजे वापस खोल के, शाम को 4 बजे वापस खोल के, रात की 11 बजे तक उनका फूड ट्रक खुला रहता है और वो लोगों को खाना खिलाते हैं। ऑलराइट, अब उनको जो है 2 लोगों की ज़रूरत पड़ रही है उनको इस बिजनेस में सपोर्ट करने के लिए, हेल्प करने के लिए, यानी कि उनको 2 स्टाफ मेंबर चाहिए। ओके, इसकी रिक्वायरमेंट कैसे हुई, उनको 2 नए लोग अब क्यों चाहिए, क्योंकि जो डिमांड है उनकी फूड ट्रक पे वो इंक्रीज हो गया है। ये कैसे इंक्रीज हुआ, क्योंकि उन्होंने एक प्रमोशन किया था इंस्टाग्राम और फेसबुक पर। ओके, सो फेसबुक और इंस्टाग्राम पर उन्होंने अपने बिजनेस को प्रमोट किया था, फूड ट्रक को। बहुत ज़्यादा एक्टिव है मोहन महाराज जी फेसबुक और इंस्टाग्राम पर, और उन्होंने प्रमोट किया जिसकी वजह से डिमांड उनका शूटअप हो गया है। उसकी वजह से अब उनको लगता है कि उनको नए 2 लोग रखने चाहिए। ओके, यहाँ पर उनका एक रीसेंट इंटरव्यू हुआ और रीसेंट इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि उनको हमेशा से कुक ही करना था, उनको एक शेफ बनना था, और इसके लिए ताकि उनके कुकिंग में और बेटर तरीके से वो कुक कर पाए और उनको हेल्प हो जाए, उन्होंने लेटेस्ट अप्लायंसेस परचेज करके रखे हैं। ओके, अब यहाँ पर उन्होंने लेटेस्ट अप्लायंसेस परचेज करने के लिए, फूड डिलीवरी, फूड ट्रक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो पैसा चाहिए वो कहाँ से लाया उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी है कि उन्होंने एक लोन लिया है और ओन फंड से 30% इन्वेस्टमेंट खुद से किया है। ओके, सो टोटल इन्वेस्टमेंट का 30% उन्होंने ओन फंड से कर रखा है, बाकी बचे हुए 70% के लिए उन्होंने एक लोन ले रखा है। ऑलराइट, अब क्योंकि फूड का मामला है तो काफ़ी सारे परमिशंस चाहिए होते हैं, देयर आर लीगल रिक्वायरमेंट्स, तो क्या उन्होंने ये सब को फुलफिल किया है? तो उन्होंने बोला है परमिशन जो भी रिक्वायर्ड है वो उन्होंने ले ली है और सारी तरह से लीगल फॉर्मेलिटीज़ को कंप्लीट करके वो लोग उन्होंने ये फूड ट्रक का बिजनेस स्टार्ट किया है। उसके अलावा उन्होंने बताया कि जो अकाउंटिंग होता है वो खुद ही करते हैं टैली सिस्टम में। ओके, जो अपना टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है उसके अंदर वो खुद ही अकाउंटिंग करते हैं। अब वो बोल रहे हैं कि अपार्ट फ्रॉम सेलिंग डायरेक्टली टू द कस्टमर ऑन हिज ट्रक, ठीक है, सो जब वो ट्रक पे कस्टमर आता है तब उसको वो दे देते हैं, बट उसके अलावा वो चाहते हैं कि अब वो फूड डिलीवरी एट होम भी करना शुरू करें, यानी कि वो होम डिलीवरी भी अब करना शुरू करना चाहते हैं। बट उनका इसमें एक प्रॉब्लम है, उनको एक टेंशन है, वो ये है कि अगर फूड रिटर्न आता है या फिर रिप्लेसमेंट का रिक्वायरमेंट अगर होता है फूड में तो वो किस तरह से मैनेज किया जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पर अपने को ये पूरा सिनेरियो दे रखा है मोहन महाराज का, और मोहन महाराज की सिनेरियो में अपने को क्या करना है, अपने को आइडेंटिफाई करना है कि वैल्यू चेन एनालिसिस के हिसाब से कौन कौन सी एक्टिविटीज इसमें इन्वॉल्व है। ठीक है,
सो अगर अपन बात करें वैल्यू चेन एनालिसिस की, तो आपको याद आया होगा, एकदम से दिमाग में हिट किया होगा, दो बाइफर्केशन किया था. फर्स्ट वाज प्राइमरी एक्टिविटी, सेकंड वाज सेकेंडरी एक्टिविटी. सेकेंडरी एक्टिविटी को सपोर्ट एक्टिविटीज भी कहते हैं, और बेसिकली उनको सपोर्ट एक्टिविटीज इसलिए कहते हैं क्योंकि वो प्राइमरी एक्टिविटीज को सपोर्ट करती है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को रन करने में. ऑलराइट, सो प्राइमरी एक्टिविटीज में अपने 5 एक्टिविटीज आती है. द फर्स्ट इज इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, सेकंड इज ऑपरेशंस, थर्ड इज आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स, फोर्थ इज मार्केटिंग एंड सेल्स, फिफ्थ इज सर्विसेज. ओके, और अपना सपोर्टिंग एक्टिविटीज में क्या आता है? फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रोक्योरमेंट, उसके अलावा टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. याद आया ना? सो यहाँ पर अपन अगर बात करें कि कौन सी एक्टिविटीज़ हो रही है यहाँ पर, सो अपन देखते हैं. सबसे पहले उन्होंने फूड ट्रक स्टार्ट किया था, वो दादर मार्केट जा रहे थे परचेज करने. सो प्रोक्योरमेंट हो रहा है. प्रोक्योरमेंट करने के बाद वो क्या कर रहे हैं? ही इज कीपिंग हिज सप्लाईज इन अ स्टोर रूम एंड अ रेफ्रिजरेटर टू कीप देम सेफ. सो यहाँ पर आप देखोगे इनबाउंड लॉजिस्टिक्स का फर्स्ट पॉइंट जो कि है स्टोरेज. सो स्टोरेज यहाँ पर हो रहा है. इनफैक्ट ट्रांसपोर्टेशन वो लेके आ रहे हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन भी हो रहा है, सो स्टोरेज भी हो रहा है. ओके, अब फाइनली वो जो है फूड ट्रक पे उस सामान को जब लेके आते हैं, वहां तक उनका इनबाउंड लॉजिस्टिक्स चलता रहता है. फूड ट्रक पे आने के बाद जब वो फाइनली उस सामान से फूड क्रिएट करते हैं, क्विजीन क्रिएट करते हैं, सो वो हो जाता है अपना ऑपरेशंस वाला पार्ट. यहाँ पर उनका जो है ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट. सो यहाँ पर क्या हुआ? उनका ऑपरेशंस चालू हो गया. ऑलराइट, ऑपरेशन खत्म होने के बाद अब उनको क्या करना पड़ेगा? अब उनको आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स करना पड़ेगा, यानी कि वो अब सेल करेंगे. सो कस्टमर को पहुंचाने के लिए उनका अभी तो एक बहुत सिंपल सा फंडा है, वो ये है कि कस्टमर उनके ट्रक पे आके खरीदता है. सो आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स इज क्वाइट सिंपल हियर. ऑलराइट, बट अगर उनको फूड डिलीवरी करनी होगी घर जाके, या फिर यू नो इफ द फूड हैज टू बी डिलीवर्ड एट होम, सो उस वे में एक और चीज ऐड हो जाएगी, वो होगा ट्रांसपोर्टेशन. ओके, सो यहाँ पर these activities will be covered under what head? It will be covered under outbound logistics. द थर्ड पॉइंट विल बी मार्केटिंग एंड सेल्स. तो मार्केटिंग के लिए अपने को बताया कि उन्होंने फेसबुक और इंस्टाग्राम पे प्रमोशन किया है, जिसपे वो बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं. सो उन्होंने वहाँ पर प्रमोशन किया है, और प्रमोशन की वजह से उनकी मार्केटिंग हो गई और उनकी सेल्स भी इंक्रीज हो गई है. और लास्ट आप देखोगे सर्विसेज. तो यहाँ पर अभी उनको सर्विसेज ज़्यादा प्रोवाइड, मतलब फूड प्रोवाइड करना, फूड बनाना इज़ इन इटसेल्फ मिक्स्ड सप्लाई, क्योंकि उसमें सर्विस भी कवर हो जाती है. बट अगर अपन उसके अलावा यहाँ पे सर्विस की बात करें, सो यहाँ पर सर्विस क्या हो रही है? वो यहाँ पे अगर फूड डिलीवरी स्टार्ट करते हैं, सो दैट अगेन विल बी अ सर्विस. बट उसके अलावा अगर आफ्टर सेल्स की बात करें, सो यहाँ पर रिटर्न और रिप्लेसमेंट जिसके बारे में वो सोच रहे हैं, दैट विल बी अगेन अ सर्विस. ओके, अब अगर अपन बात करें अपनी सपोर्टिंग एक्टिविटीज़ की, तो उसमें उन्होंने क्या किया है? सो अगर फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूँ, सो उन्होंने यहाँ पर फूड परमिशन ले रखी है, लीगल रिक्वायरमेंट्स फुलफिल कर रखी है, अकाउंटिंग कर रखी है, और यहाँ पर उन्होंने फाइनेंस को मैनेज कर रखा है. सो दीज ऑल आर कवर्ड इन योर फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर. टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में उनके पास टेक्नोलॉजी के लिए क्या है? उन्होंने लेटेस्ट अप्लायंसेस को परचेज करके टेक्नोलॉजी उनकी अपडेट कर रखी है. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में क्या आएगा भाई? सो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में अभी उनके पास स्टाफ मेंबर कोई नहीं है, बट ही इज लुकिंग फॉर 2 guys to help him, to support him. और वो 2 लोगों को सिलेक्ट करना, रिक्रूट करना, मैनेज करना, उनके साथ रिलेशनशिप बिल्ड करना, ये सब अपना आ जाएगा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में. एंड व्हाट इज आवर लास्ट थिंग? प्रोक्योरमेंट, जिसके साथ ही तो अपन ने इस पूरे एग्जाम्पल को स्टार्ट किया था. सो यहाँ पर अपन को समझ में आया है कि वैल्यू चेन एनालिसिस किस तरह से अपन एग्जाम्पल्स कितने रियल लाइफ एग्जाम्पल्स में अपन वैल्यू चेन एनालिसिस को लगा सकते हैं. यहाँ पे किस तरह से वो, और अगर डिटेल में सोचेंगे कि उनकी छोटी छोटी एक्टिविटीज़ क्या होती है ये पूरा प्रोसेस रन करने में, सो प्रोबेबली ही विल बी एबल टू आइडेंटिफाई कि कौन सी एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जो वो शायद कोई वैल्यू ऐड ही नहीं कर रही है उनके बिजनेस को, ये कौन सी एक्टिविटीज़ है जो शायद वो करेंगे तो और वैल्यू ऐड हो जाएगी. सो इस तरह के डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन अगर डिटेल में सोचेंगे, उनको एक अच्छा आइडिया मिलेगा. ही विल बी एबल टू डेवलप ऑल्टरनेट मेजर्स, ऑल्टरनेट स्ट्रेटजीज टू इवन इम्प्रूव हिज बिजनेस, एंड वो कस्टमर्स की एक्सपेक्टेशंस को बेटर वे में मीट कर पाएंगे, सेटिस्फाई कर पाएंगे. ठीक है, सो आपने यहाँ पर क्लियरली समझ पाए होगे आप अगर कि वैल्यू चेन एनालिसिस को कितना रियल लाइफ कंसेप्ट में अपन ने यहाँ पर लगा दिया है. इसी तरह से आपको हर चीज़ में, जब आप कहीं भी जाते हो, कुछ भी करते हो, या फिर आप कुछ भी देखते हो, तो उसमें आपको सोचना है कि किस तरह से अपन कॉस्टिंग के फंडे जो है लगा सकते हैं, बिकॉज दे आर वेरी रियलिस्टिक और प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ है. सो अपन को यहाँ पर जितने ज़्यादा कंसेप्ट अप्लाई करेंगे, जितने ज़्यादा खुद एग्जाम्पल सोचेंगे, उतना ही ज़्यादा अपने को टॉपिक जो है पूरा समझ में आ जाएगा, दिमाग में बैठ जाएगा,
और उसकी वजह से अपने को फाइनली एग्जाम में जब अपन लिखेंगे ना, अगर अपन एग्जाम्पल्स कोड करेंगे और अपन बेटर वे में जो है कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स टर्मिनोलॉजीज को यूज़ करके अपन अपना डिस्क्रिप्शन देंगे, एनालिसिस देंगे, सो अब क्लियरली जो एग्जामिनर जब चेक कर रहा होगा उसको एक डिफरेंस दिखेगा कि आपका अप्रोच कितना प्रैक्टिकल था, आपने कितना ज़्यादा इसमें एफर्ट पुट इन किया है और कितना ज़्यादा आपने प्रैक्टिकली रियलिस्टिकली सोचा है। ओके, सो मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट एग्जाम्पल, देखते हैं यहाँ पर क्या है। सो शायद यहाँ पर राज की बात हो रही है और राज जो है वो इंटरेस्टेड है कंस्ट्रक्शन बिजनेस में। किस में है? कंस्ट्रक्शन बिजनेस में इंटरेस्टेड है राज। अब वो चाह रहा है कि वो परचेज करे एक पीस ऑफ लैंड इन द सिटी और वहां पर एक टाउनशिप कंस्ट्रक्ट करे। ठीक है, सो वो उसने क्या किया, वो अपने पापा के पास गया ये आइडिया लेके और पापा ने स्ट्रेट अवे रिजेक्ट कर दिया कि बेटा ये तो अपने से नहीं हो पाएगा। उन्होंने ऐसा क्यों कहा? जब राज ने पूछा कि पापा हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते, मेरा बहुत इंटरेस्ट है कंस्ट्रक्शन बिजनेस में और मुझे टाउनशिप क्रिएट करनी है, ये पीस ऑफ लैंड खरीद कर मैंने पीस ऑफ लैंड भी देख के रखी है। सो उसके पापा ने कहा कि बेटा अपन जो है इतना पैसा इकट्ठा नहीं कर पाएंगे, अगर अपन लोन ले लेंगे तो भी अपने पास इतना पैसा नहीं आ पाएगा कि अपन एक टाउनशिप को कंस्ट्रक्ट कर पाए। सो आपने यहाँ पर देखा कि एक पर्सन की कितना ज़्यादा इंटरेस्ट है किसी इंडस्ट्री में और वो यहाँ पर उस इंडस्ट्री में जो है एंटर करना चाहता है, बट बिकॉज ऑफ द बैरियर कि उसके पास उतना फंड नहीं है, बिकॉज दिस इंडस्ट्री रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट, अ लॉट ऑफ फंड रिक्वायरमेंट जो कि उनके पास नहीं है, सो वो दे आर नॉट एबल टू एंटर इनटू दिस इंडस्ट्री। सो यहाँ पर होता है अपना थ्रेट टू न्यू एंट्रेंट्स, यानी कि वो बैरियर क्रिएट कर रहा है ये इंडस्ट्री। बिकॉज क्योंकि एक तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है, सेकेंडली जो बात नहीं हुई है यहाँ पे वो ये है बट फिर भी वो एग्जिस्ट करती है, वो ये है कि यहाँ पर आपको लीगल रिक्वायरमेंट्स भी बहुत सारी कंप्लाई करनी पड़ती है। ओके, सो देयर आर लॉट ऑफ लीगल फैक्टर्स, देयर इज अ ह्यूज फंड रिक्वायरमेंट जो कि उनके पास नहीं है, उसकी वजह से वो लोग इस इंडस्ट्री में एंटर नहीं कर पा रहे हैं। सो दिस क्रिएट्स अ थ्रेट टू न्यू एंट्रेंट। ओके, मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट एग्जाम्पल, वो है तुषार वेंट टू बाय फ्रूट्स विद हिज मदर। ठीक है, वो अपनी मम्मी के साथ नॉर्मली फ्रूट्स खरीदने गया है बाजार में और वेंडर ने जो है 120 रुपए कोट किए एक डजन बनाना के लिए, यानी कि एक बनाना का कॉस्ट हो गया भाई 10 रुपए। ठीक है, सो 120 रुपए पर डजन बनाना उस वेंडर ने कोट किया है। सो यहाँ पर तुषार की मम्मी जो है उन्होंने बोला है कि शी विल नॉट पे मोर देन 80 रुपीज़ और इसकी वजह से जो है यहाँ पर नेगोशिएट नहीं कर पाए, वेंडर ने 80 रुपीज़ एक्सेप्ट नहीं किया। सो शी मूव्ड ऑन टू अनदर फ्रूट वेंडर, अनदर फ्रूट स्टैंड। ओके, सो यहाँ पर आपने क्या देखा, यहाँ पर जो है देयर इज अ बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स एक्सरसाइज्ड बाय तुषार्स मदर। ओके, ऐसा क्यों कर पाए वो? फर्स्ट थिंग, देयर आर लॉट ऑफ सप्लायर्स इन द मार्केट। सेकेंड थिंग, cost of switching from one supplier to another supplier is actually here nil in a way। और यहाँ पर अगर अपन देखेंगे सो लो कॉस्ट होने की वजह से हम दूसरे सप्लायर के पास जा रहे हैं, देयर आर लॉट ऑफ सप्लायर्स, सो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम यहाँ से नहीं परचेज करेंगे सो दूसरे से परचेज कर लेंगे। नाउ दिस इज अ वेरी रियल लाइफ एग्जांपल। ओके, ये आप अगर आप अपनी मम्मी के साथ या अपने पेरेंट्स या किसी के साथ भी आप अगर मार्केट में गए होगे कुछ परचेज करने और आपने बार्गेनिंग किया होगा, सो हियर यू आर एक्सरसाइजिंग अ बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स। और बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स इतने छोटे से एग्जाम्पल में भी फिट हो सकता है, आप बड़े बड़े एग्जाम्पल्स भी सोच सकते हो। ओके, so third example is Anvi is a very conscious about her health और उसकी वजह से जो वो है हेल्दी फूड खाना ही प्रेफर करती है। ठीक है, सो उसके फादर का बर्थडे है एंड शी हैज़ डिसाइडेड टू बेक अ केक, पर वो कंसर्न्ड है कि इस केक को बेक करने में बहुत ही ज़्यादा बटर यूज़ होगा विच इज़ नॉट हेल्दी। ओके, सो उसने डिसाइड किया है कि वो अब मार्गरीन यूज़ करेगी इंस्टेड ऑफ बटर, क्योंकि मार्गरीन इज़ कंसिडर्ड टू बी अ हेल्दियर ऑप्शन। ओके, सो यहाँ पर अपन ने देखा कि बिकॉज देयर एग्जिस्टेड अ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट, सो यहाँ पर क्योंकि कस्टमर का प्रेफरेंस जो है वो हेल्दी की तरफ है, सो हेल्दी ऑप्शन में उसको मार्गरीन मिल जाता है। देयर एग्जिस्ट सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट फॉर बटर, मार्गरीन, सो वो मार्गरीन परचेज कर लेती है। अगर इसी तरह से अगर हर कोई बहुत ज़्यादा हेल्थ के लिए अवेयर हो जाएगा और इतना ज़्यादा अगर कॉन्शियस हो जाएगा हेल्थ को लेकर, सो हो सकता है कि वो लोग अगर सब लोग मार्गरीन पे शिफ्ट हो जाए, सो बटर जो है वो आउट ऑफ मार्केट भी हो सकता है। सो इट्स जस्ट अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन, बट एक छोटा सा एग्जांपल अपन पर्सन टू पर्सन तो ये हो ही सकता है ना। सो इस तरह से अगर अपन देखें सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट होने की वजह से किस तरह से एक प्रोडक्ट को थ्रेट क्रिएट होता है। ओके, यहाँ पर अपन नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं और वो है यश ने आज का न्यूज़पेपर पढ़ा और उसने पढ़ा कि पेट्रोल प्राइसेस जो है वो बहुत ही ज़्यादा हाई हो चुकी है। पेट्रोल प्राइसेस हैव हिट अ न्यू हाई।
ओके सो उसने मन ही मन में कहा कि यार काश मोर सप्लायर्स होते, जिसकी वजह से कंपटीशन इंक्रीज हो जाता और शायद प्राइसेस डिक्रीज हो जाती। सो यहाँ पर वो कहना चाह रहे हैं बिकॉज देर आर लेस सप्लायर्स देर इज अ बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स एक्सरसाइज्ड बाय सप्लायर्स। और यहाँ पर वो जो है पेट्रोल प्राइसेस को बहुत हाई रख रखा है उन्होंने, और हम लोगों को कोई ऑप्शन ही नहीं है बट वो परचेज करना पड़ेगा क्योंकि सप्लायर्स जो है वो बहुत ज़्यादा वो बहुत कम है, तो इस वजह से वो लोग अपना एक्सरसाइज कर सकते हैं बार्गेनिंग पावर। ठीक है, वहीं पे अगर अपने ज़्यादा सप्लायर्स होते तो शायद प्राइजेस कम होती। सो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है ये भी, इस तरह से जो है आप एग्जाम्पल सोच सकते हो। अनदर एग्जाम्पल इज पलाश इज ऑर्डरिंग पिज़्ज़ा, और वो अपने 5 फ्रेंड्स के साथ मिलकर पिज़्ज़ा ऑर्डर कर रहा है खाने के लिए, और उसके बाद वो सोच रहा है कि यार साथ में कोई कोल्ड ड्रिंक मंगानी चाहिए। सो वो अपने फ्रेंड्स को पूछ रहा है कि यार कौन सी कोल्ड ड्रिंक मंगाओ। सो फ्रेंड्स का रिप्लाई आता है कि भाई या तो पेप्सी मंगा ले या कोक मंगा ले, दोनों में से कुछ भी मंगा ले। ठीक है, सो पेप्सी या कोक, यानी कि कोई डिसीजन ही नहीं है कि पेप्सी, एक होता है कि मुझे नहीं पेप्सी ही चाहिए कोक नहीं चाहिए, ठीक है, या फिर कोक ही चाहिए पेप्सी नहीं चाहिए। बट यहाँ पर कैसा सिचुएशन है, वो ये है कि यार पेप्सी या कोक जो चाहिए वो मंगा ले, दोनों एक ही तो बात है। सो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन बहुत कम है यहाँ पे। प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करना एक से दूसरे में वो बहुत मुश्किल है, और ऐसा सिचुएशन कब होता है जब भी एग्जिस्टिंग राइवलरी होती है अमंग कॉम्पिटिटर्स। ठीक है, सो यहाँ पे प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन कम है, उसके अलावा उसकी वजह से जो है वी आर नॉट बायस्ड टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर ड्रिंक, हम लोग कोई सी भी ड्रिंक ऑर्डर करने के लिए तैयार है। सो यहाँ पर कंपटीशन जो है बहुत स्ट्रांग है, और कंपटीशन में अब ये लोग कस्टमर्स को विन करने के लिए क्या कर सकते हैं, वो यही है कि अगर प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन नहीं है सो रिड्यूस द कॉस्ट। बट यहाँ पर कंपटीशन होने की वजह से अगर एक कॉस्ट रिड्यूस करेगा सो दूसरा भी कॉस्ट रिड्यूस करेगा, तो इस तरह से कंपटीशन चलता जाएगा। एंड बिकॉज देयर इज एक्सेस सप्लाई एक्सेस डिमांड फॉर दिस प्रोडक्ट, सो वो लोग इस इंडस्ट्री में भी बने रहेंगे, इस इंडस्ट्री को छोड़ के नहीं जाएंगे, दे विल कीप एग्जिस्टिंग बट इन अ वे ट्राई टू मेंटेन प्रॉफिटेबिलिटी ऑल्सो। ओके, सो अपन ने ये 500 पॉइंट जो थे पोर्टर्स 5 फोर्सेस के TBR वाले, यहाँ पर एग्जाम्पल के वे में अपन ने समझ लिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं, और वो है अपना एग्जाम्पल 5। एग्जाम्पल 5 ये है कि 3 तरीके से अपने को प्रोडक्ट में फ़ायदा हो सकता है। पहला ये है, अगर अपन एग्जाम्पल ले वो होगा अपना एप्पल का। सो एप्पल को प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन किस तरह से मिल रहा है, क्योंकि उसका इंटरफेस बहुत ही सिंपल है, और इंटरफेस इस तरह का है कि कॉम्पिटिटर्स उसको इमिटेट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, सेकंड इज कि अगर अपने को वाइड वैरायटी ऑफ मार्केट अवेलेबल हो, जैसे कि अमेजोन को सो वाइड रेंज ऑफ मार्केट अवेलेबल हो, सो अमेजोन जो है अलग अलग सर्विस रेंज प्रोवाइड करता है, और उसकी वजह से उसको एक्सेस है टू अ वाइड वैरायटी ऑफ मार्केट। और लास्ट है कि आपका एंड प्रोडक्ट बेनिफिट ऐसा हो कि वो और कोई सा प्रोडक्ट प्रोवाइड ही नहीं कर पाए। सो यहाँ पर अगर अपन नॉर्मल मोबाइल फ़ोन की बात करें, सो उस प्रोडक्ट की यूटिलिटी इतनी है कि अपने को उसकी वजह से लाइफ ईजियर हो जाती है, और प्रोडक्ट की यूटिलिटी होने की वजह से एंड प्रोडक्ट बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। ओके, सो मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट एग्जांपल विच इज सेगमेंटेशन एनालिसिस। सेगमेंटेशन एनालिसिस में क्या है कि कितने सेगमेंट्स बन सकते हैं। आप देखो यहाँ पर अगर मैं सिर्फ बात करूँ रेडीमेड क्लोथिंग, ठीक है, यहाँ पे तो मैं वेरेबल्स से तो चालू ही नहीं किया, मैंने तो सीधे रेडीमेड क्लोथिंग से बात किया है। सो देयर कम्स मेंस वेयर, वुमेन्स क्लोथिंग आ जाता है, किड्स वेयर आ जाता है, बेबी वेयर आ जाता है, और मैंने आप देखोगे तो बाइफर्केशन क्या है, मेंस वेयर का फॉर्मल क्लोथिंग में, कैजुअल ड्रेसिंग में, सेलिब्रेशन वेयर में, वुमेन्स क्लोथिंग का भी फॉर्मल क्लोथिंग, कैजुअल ड्रेसिंग और सेलिब्रेशन वेयर में, और किड्स वेयर का भी कैजुअल वेयर और सेलिब्रेशन वेयर में बाइफर्केशन किया है। बट अगर अपन सिर्फ अभी तक एक बार के लिए सिर्फ मेंस वेयर को अपन बाइफरकेट करते जाएं, सो फॉर्मल क्लोथिंग में ही शर्ट्स, ट्राउजर्स, पैंट्स, ब्लेजर्स, सूट्स, ओके, कैजुअल ड्रेसिंग में शर्ट्स, टी शर्ट्स, जीन्स, चीनोज, उसके अलावा ट्राउजर्स, ब्लेजर्स, या फिर उसके अलावा जो हमारे कंफर्ट वेयर्स होते हैं जैसे कि हमारे ट्रैक पैंट्स और राइट स्वेट शर्ट्स। सेलिब्रेशन वेयर में भी हमारा कुर्ताज, पैजामा, सूट्स, ब्लेजर्स, शेरवानीज, इस तरह से अलग अलग बाइफर्केशन होता जाता है सेगमेंट का। ओके, सो दीज आर वेरियस सेगमेंट्स विच आर अवेलेबल इन अनदर ह्यूज सेगमेंट। सो यहाँ पर एक सेट में सबसेट क्रिएट होते जाते हैं। ओके, सो आपको जब आप अगर एंटर करना है, सो अभी मैं अगर सोचूं मुझे रेडीमेड क्लोथिंग में एंटर करना है, सो आई विल हैव टू थिंक कि मुझे मेंस वेयर में जाना है, वुमेन्स क्लोथिंग में जाना है, किड्स वेयर में जाना है, बेबी वेयर में जाना है, ओके, इन्फेंट के लिए जो होता है। सो
कौन से वाले सेगमेंट में जाना है, कौन से सेगमेंट में क्या फ़ायदा है, या फिर मुझे और नैरो करना है, ब्रॉडर सेगमेंट में नहीं जाके नैरोअर सेगमेंट में जाना है, जैसे कि मुझे प्रोबेबली सिर्फ फॉर्मल क्लोथिंग में जाना है, या फॉर्मल क्लोथिंग में भी नहीं, सिर्फ फॉर्मल शर्ट्स में जाना है, या सिर्फ फॉर्मल ब्लेजर्स में जाना है, सूट्स में जाना है। ओके, सो यहाँ पर सेगमेंटेशन एनालिसिस आपको इस तरह से अलग अलग सेगमेंट्स को पहले आइडेंटिफाई करना होगा। यू विल हैव टू एनालाइज दी सेगमेंट्स की किसके क्या प्रोज है, किसके क्या कॉन्स है, आपके लिए क्या बेनिफिशियल होगा। अगर आप ऑलरेडी किसी सेगमेंट में हो तो आप उस सेगमेंट से निकलना चाहिए, उसी में आपको क्या स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। यू शुड ऑप्ट फॉर कॉस्ट लीडरशिप और यू शुड ऑप्ट फॉर प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। सो आपको किस तरह से बेनिफिट हो सकता है एक सेगमेंट में, या फिर आपको मल्टीपल सेगमेंट्स में जाना है। फॉर एग्जाम्पल आई वांट टू गो फॉर फॉर्मल शर्ट्स एज वेल एज कैजुअल शर्ट्स, सो यहाँ पर 2 सेगमेंट भी हो जाते हैं। ओके, सो यहाँ पर आप देखोगे इस तरह से मुझे अलग अलग तरीके से सोचना पड़ेगा कि मुझे किस बिजनेस में जाना है, या फिर मैं ऑलरेडी किसी में हूँ तो उससे निकलना है क्या, या फिर मैं साथ साथ में और कौन से बिजनेसेस में एंटर कर सकता हूँ जो सेम इंडस्ट्री में अलग अलग सेगमेंट्स में है। ओके, सो यहाँ पर अपना सेगमेंटेशन एनालिसिस भी कवर हो जाता है। सो अपना एक क्वेश्चन जो रह गया था ICAI वाला वो अपन अब कर रहे हैं, और इस क्वेश्चन में क्या दिया है मैं बता देता हूँ, और उसके बाद अपन इसका सोल्यूशन जो है डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, सो क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट अ कंपनी जिसका नाम है वायरलेस, और वो मैन्युफैक्चरर है मोबाइल फ़ोन्स का। 2 तरह के मोबाइल फ़ोन्स बना रहा है, वन इज़ मोबाइल A एंड सेकंड इज़ मोबाइल Z। ठीक है, सो जो मार्केट है वो अभी बहुत डायनामिक है, मोबाइल इंडस्ट्री तो अपने को पता ही है, सो बहुत डायनामिक है, कॉम्पिटिटिव है और कंज्यूमर सेंट्रिक है। ठीक है, सो यहाँ पर 2 तरह से बांटा गया है इस इंडस्ट्री को। वन इज़ कि वो वाले कस्टमर्स जो कि बेसिक फीचर्स चाहते हैं अपने मोबाइल फ़ोन में और इसकी वजह से वो लोग प्राइस कॉन्शियस हैं, और दूसरे वो लोग हैं जो कि नई टेक्नोलॉजी को यूज़ करना चाहते हैं एंड दे वांट टू ट्राई द लेटेस्ट ऑफरिंग एंड दे आर नॉट प्राइस कॉन्शियस। ठीक है, सो मोबाइल A जो है वो बेसिक फीचर्स वाला फ़ोन है जो कि अट्रैक्ट करता है प्राइस कॉन्शियस कस्टमर्स को, और उसकी वजह से देयर आर मैनी अदर मैन्युफैक्चरर्स ऑल्सो जो कि प्रोड्यूस करते हैं सिमिलर प्रोडक्ट। ठीक है, मोबाइल है जैसे ही दूसरा और प्रोडक्ट्स वो लोग मैन्युफैक्चर करते हैं, बट एट द सेम पॉइंट इट इज़ ऑल्सो मैन्युफैक्चरिंग मोबाइल Z जो कि नए फीचर्स के साथ आया है, और इसकी वजह से वो अभी थोड़ा नीश है और यूनिक फीचर्स हैं उसके अंदर। इसमें इन्होंने इस यूनिक फीचर्स को डालने के लिए इन्होंने बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया है इनके रिसर्च और डेवलपमेंट में। ऑलराइट, सो इन्होंने इन्वेस्ट किया है सब्सटेंशियल अमाउंट रिसर्च और डेवलपमेंट में, और मोबाइल Z इन्होंने बनाया है यूनिक फीचर्स के साथ। अब इन्होंने क्या सोचा है कि ये जो यूनिक फीचर्स वाला जो फ़ोन है मोबाइल Z, इसको क्योंकि यूनिक फीचर्स है तो वो वाले कस्टमर्स जो कि लेटेस्ट ऑफरिंग ट्राई करना चाहते हैं वो लोग इसको ट्राई कर लेंगे। ओके, अब इनको रिसर्च और डेवलपमेंट में ये पता चला कि मोबाइल A और मोबाइल Z का जो डिज़ाइन है उसका बहुत ज़्यादा हिस्सा, यानी कि लार्ज सेक्शन ऑफ द डिज़ाइन, यानी कि मेजर जो डिज़ाइन का मेजर पार्ट ऑफ द डिज़ाइन जो है मोबाइल और मोबाइल Z का, वो स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से इसमें क्या होगा कि इसमें सिमिलर फीचर्स आ सकते हैं, सिमिलर कंपोनेंट्स यूज़ कर सकते हैं, और इंजीनियरिंग थोड़ी सी सेम रख सकते हैं। इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से अपने को ये होगा कि अपन स्टैंडर्डाइज करने की वजह से उसकी डिज़ाइन को अपन कंपोनेंट्स को बल्क में परचेज कर पाएंगे, और अपन अपने सप्लायर से जो है थोड़ी सी टर्म्स को अपने फेवर में टर्न करा पाएंगे। ओके, इसके बाद जो क्वेश्चन में आया है वो ये है कि इसकी वजह से मोबाइल A की क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी, और इसकी वजह से मोबाइल A की सेल्स जो है इंप्रूव हो जाएगी। ठीक है, फिर उन्होंने अदर इन्फॉर्मेशन देते हुए ये कहा है कि ऑनलाइन शॉपिंग की वजह से कस्टमर्स को सारे फ़ोन्स की प्राइजेस पता है, और हमारी जो सेल्स होती है उसका भी 70% पोर्शन जो है वो ऑनलाइन शॉपिंग के थ्रू ही होता है। ठीक है, अब जो अपने राइवल्स हैं वो ह्यूज डिस्काउंट दे रहे हैं। मोबाइल A वाले जो है, मोबाइल A जैसे फ़ोन्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं ना कॉम्पिटिटर्स, वो ह्यूज डिस्काउंट दे रहे हैं, और इसकी वजह से अपने प्रॉफिट मार्जिन पे अफेक्ट पड़ा है। बट उसके अलावा मोबाइल Z जो है, क्या वहाँ पे कुछ कंपटीशन है तो वहाँ पे अभी यूनिक फीचर्स है, इसलिए वो इट इज़ डूइंग वेल, वो अच्छा कर रहा है अपने हिसाब से, और उसको अभी कंपटीशन फेस नहीं करना पड़ रहा है। ठीक है, सो इस वजह से, और क्योंकि वो नीश सेगमेंट है ना, और नीश प्रोडक्ट है और नीश सेगमेंट ऑफ द कस्टमर्स के लिए ना, सो उसकी वजह से क्या हो रहा है, कस्टमर्स उसको परसीव कर रहे हैं, यानी कि यूनिक फीचर्स होने की वजह से कस्टमर्स उसको वैल्यू कर रहे हैं। ठीक है, सो परसीव वाला अपना टर्म यहाँ पे आ गया, कस्टमर्स उसको परसीव कर रहे हैं कि वो ज़्यादा वैल्यूएबल है, इसके लिए वो लोग अभी प्रीमियम प्राइस देने के लिए तैयार है। ओके, मोबाइल Z के लिए।
अब इंडस्ट्री में एक न्यूज़ आई है, वो न्यूज़ ये आई है कि नई टाइप की टेक्नोलॉजी आने वाली है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑगमेंटेड रियलिटी, इस तरह की टेक्नोलॉजी यूज़ होने वाली है नए नए मोबाइल फ़ोन्स में और जल्दी हमें देखने की मिलेगी. इट विल चेंज द यूज़र एक्सपीरियंस एंड इट विल एनहांस द यूज़र एक्सपीरियंस. सो जो टेक्निकल स्टाफ है वो डिस्कस कर रहा है कि अब अपन शायद अपने को इस पर वर्क करना चाहिए सो दैट आर प्रोडक्ट, our unique product does not go redundant out of the market. ऑलराइट, सो अपने को यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है कि सबसे पहले अपने को कौन सी स्ट्रैटेजीज वायरलेस यूज़ कर रहा है मोबाइल ए के लिए और मोबाइल जेड के लिए आइडेंटिफाई करनी है. फिर अपने को डिस्कस करना है कि इन स्ट्रैटेजीज में रिस्क क्या इन्वॉल्व है और लास्ट में अपने को वायरलेस को एडवाइस करना है कि क्या उसकी मोबाइल ए के लिए, यानी वो बेसिक फ़ोन वाला जो था मोबाइल ए, उसके लिए जो करंट स्ट्रैटेजी चल रही है अपन उसको कैसे सस्टेन कर सकते हैं, यानी कि कैसे उसको कंटिन्यू रख सकते हैं. ओके, सो अपन अगर बात करें यहाँ पे कौन सी स्ट्रैटेजीज वो यूज़ कर रहा है, सो मोबाइल ए क्योंकि एक बेसिक फीचर्स वाला फ़ोन है और वो लो कॉस्ट पे बेचने की कोशिश कर रहा है, इट इज़ ट्राइंग टू यूज़ द स्ट्रैटेजी ऑफ लो कॉस्ट एडवांटेज. और मोबाइल जेड जो यूनिक फीचर्स के साथ आया है और कस्टमर्स उसको परसीव कर रहे हैं वैल्यूएबल, और क्योंकि कस्टमर्स आर रेडी टू पे प्रीमियम प्राइस फॉर द प्रोडक्ट, सो वो यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी. ऑलराइट, सो अपन ने आइडेंटिफाई कर ली स्ट्रैटेजीज. अपने को आंसर में क्या लिखना होगा, अपन आइडेंटिफाई करने के बाद स्ट्रैटेजीज को एक्सप्लेन भी करेंगे और किस तरह से वो इम्प्लीमेंट हो रही है ये तो बताएंगे ही डेफिनेटली. सेकेंडली अपन क्या करेंगे आंसर लिखते वक्त और कि ऊपर से क्वेश्चन में से कुछ कुछ पॉइंट्स जो कि ये हिंट दे रहे होंगे ना कि ये स्ट्रैटेजी लग रही है, वो अपन साथ साथ में मेंशन करते जाएंगे. ओके, सो अब सेकंड पॉइंट पे आते हैं और वो सेकंड पॉइंट है कि अपने को डिस्कस करना है कि क्या रिस्क इन्वॉल्व है. सो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ अपने मोबाइल ए यानी बेसिक फीचर वाले फ़ोन के लिए लो कॉस्ट स्ट्रैटेजी जिस पे यूज़ कर रहे हैं, सो उसमें सबसे बड़ी रिस्क ये है कि देयर आर राइवल्स विच आर ऑफरिंग यू डिस्काउंट, जैसा कि अपन ने क्वेश्चन में पढ़ा था, जिसकी वजह से अपना लो कॉस्ट एडवांटेज जो है वो खत्म हो सकता है. इसके लिए अपने को कॉस्ट में और रिड्यूस करनी पड़ेगी, और अगर अपन और रिड्यूस करने जाएंगे सो देयर इज अ चांस कि अपन उसकी क्वालिटी को अफेक्ट कर दे, जिसकी वजह से अपने सेल्स जो है अफेक्ट हो जाएगी और कम हो जाएगी. ठीक है, ये दो रिस्क इसमें इन्वॉल्व है. और अगर अपन बात करें मोबाइल जेड की, मोबाइल जेड जो कि अभी यूनिक फीचर लेके आया है फ़ोन और उसके लिए अभी प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी यूज़ हो रही है, उसमें क्या रिस्क है, उसमें ये रिस्क है कि हो सकता है कि ये जो टेक्नोलॉजी है वो आउटडेटेड हो जाए और राइवल्स जो है नई टेक्नोलॉजी के साथ आ जाए, या फिर राइवल्स इमिटेट कर लेंगे अपने फीचर्स को, जिसकी वजह से अपने फीचर्स अब यूनिक नहीं रहेंगे. इसके लिए मोबाइल जेड में वायरलेस को क्या करना चाहिए, उसके लिए जो उसने अगर जो टेक्नोलॉजी है उसका अगर पेटेंट कराया होगा या उसके जो भी IPRs रहेंगे, ओके, सो उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए. और उसकी वजह से जो उसके कॉम्पिटिटर्स हैं वो इमिटेट नहीं कर पाएंगे फीचर्स को और वैसा प्रोडक्ट नहीं बना पाएंगे, जिसकी वजह से वो प्रोडक्ट यूनिक ही रहेगा. ठीक है, एट द सेम टाइम इट इज़ ऑल्सो टू थिंक अबाउट द न्यू टेक्नोलॉजी दैट इज कमिंग अप. सो उसके लिए रिस्क ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑगमेंटेड रियलिटी वाली जो रिस्क है वो है ही. ठीक है, सो अब उसको उस पर भी वर्क करना पड़ेगा सो दैट इट कैन कम अप विद बेटर प्रोडक्ट्स. ओके, सो ये दो रिस्क अपन ने दोनों तरफ आइडेंटिफाई करके डिस्कस भी कर ली. थर्ड थिंग इज अपन किस तरह से एडवाइस करेंगे वायरलेस को टू सस्टेन इट्स लो कॉस्ट एडवांटेज स्ट्रैटेजी फॉर मोबाइल ए. सो अपन ने देखा कि जो डिज़ाइन थी ना, डिज़ाइन उसका मेजर पोर्शन मोबाइल ए और मोबाइल जेड का सेम था, क्योंकि इन्होंने मोबाइल जेड में सब्सटैंशियल इन्वेस्टमेंट किया है रिसर्च और डेवलपमेंट में. सो अपने को यहाँ से बेनिफिट लेना चाहिए और मोबाइल ए में भी कुछ फीचर्स ऐड करने चाहिए जिसमें हमें एक्स्ट्रा कॉस्ट इनकर नहीं करनी पड़ेगी. आप देखोगे जनरली लो कॉस्ट स्ट्रैटेजी अपन कैसे यूज़ कर सकते हैं, अपन कुछ नया प्रोडक्ट नहीं क्रिएट करते, अपन कॉपी करते हैं. सो अपन ने मोबाइल जेड में नया प्रोडक्ट क्रिएट कर लिया, अब अपन उसको कॉपी करेंगे मोबाइल ए में भी. ओके, सो अपन ने कॉपी किया, कुछ नया डिज़ाइन क्रिएट नहीं किया, सो अपने को यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कम लगा. उसके अलावा अपन कैसे लो कॉस्ट ला सकते हैं, अपने को अपना कॉस्ट रिड्यूस करने के लिए तो बल्क परचेज करना होगा, बल्क में मैन्युफैक्चर करना होगा, वॉल्यूमिनस मैन्युफैक्चर करना होगा. तो इस तरह से अपन कर सकते हैं. तो अब कैसे करेंगे अपन, सो आप देखो अगर अपने को बात करनी है मोबाइल ए की कॉस्ट कम करने के लिए, सो द फर्स्ट थिंग इज वी विल कॉपी द डिज़ाइन, क्योंकि अपना बहुत सारा सेम है. अगर कंपोनेंट भी अपन सेम यूज़ करेंगे क्योंकि डिज़ाइन सेम है, सो कंपोनेंट अपन बल्क में परचेज कर सकते हैं, जिसकी वजह से अपन यूज डिस्काउंट मांग सकते हैं, फेवरेबल टर्म्स मांग सकते हैं सप्लायर से, और अपन सप्लायर को बोलेंगे कि भाई जस्ट इन टाइम पे डिलीवर करके जा, जैसा आपने क्वेश्चन में पढ़ा होगा. अब ये जस्ट इन टाइम क्या होता है, जस्ट इन टाइम एक कंसेप्ट है जिसको अपन आगे आने वाले एक चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, बट मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूँ. इसके अंदर जो इस क्वेश्चन से रिलेटेड पॉइंट है वो ये है कि जस्ट इन टाइम में क्या होता है कि प्रोडक्ट आपको खरीद के नहीं रखना पड़ता. आपको जब मतलब इनपुट ये
जो भी रॉ मटेरियल है, तो जब आपको चाहिए आप ऑर्डर प्लेस करते हो और आपको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पे सीधे डिलीवर होता है वो, और इस वजह से आपकी होल्डिंग कॉस्ट जो है वो जीरो हो जाती है। सो यहाँ पे भी अपनी उसकी वजह से कॉस्ट कम हो गई, ठीक है। अपन ने सप्लायर से फेवरेबल टर्म्स भी ले लिए और यूज डिस्काउंट भी ले लिया, क्योंकि अपन ने बल्क परचेज करी है। और इसी के साथ अपन अब क्या करेंगे, क्योंकि अपना कॉस्ट कम होते जा रहा है और मोबाइल एक की फिर डिमांड अपन बढ़ जाएगी, क्योंकि अपने थोड़े से यूनिक फीचर्स जो मोबाइल सेट के थे इसमें भी आ जाएंगे, और इसकी वजह से मोबाइल एक की क्वालिटी बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी। क्योंकि मोबाइल सेट में तो अपन ने बहुत इन्वेस्ट किया R&D में, सब अपन क्या करेंगे उसकी डिज़ाइन को यूज़ करके मोबाइल ए भी जब बनाएंगे ना, और कंपोनेंट भी सेम रहेंगे ना, तो उसकी क्वालिटी जो है बहुत एनहांस हो जाएगी, बहुत इंप्रूव हो जाएगी और कस्टमर को अट्रैक्ट करेगी, क्योंकि लो प्राइस भी है, बेटर क्वालिटी भी है। अरे वाह, अपने लिए तो विन विन हो गया दोनों ही तरफ से। ओके, सो यहाँ पे अपन ने क्या किया, अपन ने वॉल्यूमिनस मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से अपने को कॉस्ट और कम आ गया। अपना लर्निंग कर्व भी इंप्रूव हो जाएगा, क्योंकि मोबाइल सेट और मोबाइल ए दोनों के लर्निंग कर्व अब थोड़े मिलने लग जाएंगे, और दोनों मोबाइल सेट का भी बेनिफिट अपने को ए में भी मिलने लग जाएगा। सो लर्निंग कर्व अपना इंप्रूव होता है तो भी अपना कॉस्ट रिड्यूस होता है, ये भी अपन ने पढ़ा था लो कॉस्ट स्ट्रैटेजी में। ओके, सो ये सारे पॉइंट्स जो है अपन यूज करेंगे अपनी मोबाइल ए की करंट स्ट्रैटेजी जो है, जो कि लो कॉस्ट एडवांटेज स्ट्रैटेजी है, उसको सस्टेन करने के लिए। ठीक है, सो फटाफट अपन ICI का आंसर देख लेते कि उन्होंने क्या लिखा है। तो ICI ने लिखा है, देखो आप, वायरलेस इज यूजिंग लो कॉस्ट स्ट्रैटेजी फॉर मोबाइल ए, डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी फॉर मोबाइल जेड, और वो डिस्काउंटेड रेट्स पे प्रोवाइड करेगा मोबाइल ए को, ताकि वो कॉम्पिटिटर्स को प्राइस अट्रैक्ट कर पाए। अपन ये मार्केट शेयर गेन करना चाह रहे कॉम्पिटिटर्स से, इसलिए अपन कर रहे हैं, और अपनी प्रॉफिटेबिलिटी अपने को मेंटेन करने के लिए अपने को मैन्युफैक्चरिंग करना पड़ेगा और कॉस्ट जो है वो लो करना पड़ेगा। मोबाइल जेड परसीव्ड बाय कस्टमर्स एज अ यूनिक प्रोडक्ट, फीचर्स जो है वो डिफरेंट है, इसलिए अपन यहाँ पे डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी यूज कर रहे हैं। सुपीरियर प्रोडक्ट क्वालिटी, इनोवेशन एंड कस्टमर रिस्पॉन्सिवनेस अपने वहाँ पे तीनों पॉइंट लिख दिए। ठीक है, अब रिस्क जो इन्वॉल्व है वो ये है कि लो कॉस्ट स्ट्रैटेजी फॉर मोबाइल ए में है कि प्राइस रिडक्शन बाय वायरलेस विल बी फॉलोड बाय इक्विवेलेंट प्राइस रिडक्शन बाय कॉम्पिटिटर्स। प्राइस वॉर की वजह से क्या होगा, अपने मार्जिन्स पे इफेक्ट पड़ेगा और अपन प्राइस कम करते जाएंगे। जैसे कि आप देखो, विल बी लॉस्ट वंस इट्स कॉम्पिटिटर्स फाइंड अ लोअर वे टू लोअर देयर कॉस्ट एज वेल। ठीक है, बट इसमें जो मेजर रिस्क वो ये, अदर रिस्क जो है वो ये है कि अपना क्वालिटी भी इम्पैक्ट हो सकता है नेगेटिवली अगर अपन कॉस्ट लो करते जाएंगे तो। ठीक है, डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी में जो रिस्क है इन्होंने बताई है वो ये है कि कस्टमर्स प्राइस सेंसिटिव नहीं होना चाहिए। ये अपन ने शायद पॉइंट मिस कर दिया था। अगर कस्टमर्स प्राइस सेंसिटिव होंगे तो वो लोग शायद एडिशनल फीचर्स के लिए एक्स्ट्रा पे करने के लिए रेडी नहीं होंगे, जिसकी वजह से अपना सेल्स इफेक्ट हो जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट दे हैव मेंशन्ड इज कि कॉम्पिटिटर्स को रेप्लिकेट कर सकते हैं। ये वाला पॉइंट अपन ने बिल्कुल डिस्कस किया था। सो कॉम्पिटिटर्स रेप्लिकेट कर सकते हैं फीचर्स, तो इसके लिए अपने को ये देखो, आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स यानी कि IPR प्रोटेक्ट करना चाहिए, ताकि कॉम्पिटिटर्स उसको इमिटेट नहीं कर पाए, रेप्लिकेट नहीं कर पाए। ऑलराइट, सो अपने को यहाँ पर प्रीमियम प्राइस अपन मेंटेन कर पाएंगे यूनिक फीचर्स की वजह से। और एक्सटर्नल रिस्क फैक्टर जो अपन ने अलग से डिस्कस भी किया था वो था अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑगमेंटेड रियलिटी, और अपने को फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा टू अडेप्ट टू द चेंजेस एज दे टेक प्लेस, ताकि अपन रिडंडेंट ना हो जाए बिजनेस में। ओके, सो अपन ने मेजर पॉइंट इसमें कवर कर लिए थे, सिर्फ एक प्राइस सेंसिटिव वाला पॉइंट अपना रह गया था, वो भी अपन याद रख के इसमें कवर कर लेंगे। और द लास्ट क्वेश्चन इसके अपन कैसे सस्टेन कर सकते हैं मोबाइल के लिए स्ट्रैटेजी, तो वो है अपना लो कॉस्ट एडवांटेज वाला। लो कॉस्ट एडवांटेज अपन कैसे मेंटेन कर सकते हैं, कॉपी करके डिजाइन क्रिएट नहीं करना है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल कैसे अपन अटेन करेंगे, हाई वॉल्यूम सेल्स, डिस्काउंट ऑन बल्क परचेजेस, लर्निंग का एक्सपीरियंस, अपन ने सारे पॉइंट बोले थे ये। और लर्निंग का और एक्सपीरियंस अपने को कैसे मिलेगा, क्योंकि अपन मोबाइल जेट को लेवरेज करेंगे यहाँ पे रिसर्च पे, जो अपन ने मोबाइल जेट में रिसर्च के लिए इन्वेस्ट किया था अपन उसको मोबाइल में भी लेवरेज करेंगे। ठीक है, ये भी अपन ने पॉइंट मेंशन किया था। स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं अपन डिजाइन को मोबाइल जेट की, और उसकी वजह से अपना क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगा और प्रोडक्ट जो है इम्प्रूव हो जाएगा। ठीक है, सो फीचर्स जो है इम्प्रूव करेंगे सेल्स ऑफ मोबाइल है, ये भी अपन ने बोला था। कॉस्ट कैसे बेनिफिट होगी, अपन स्केल ऑफ प्रोडक्शन जो है अपना बढ़ा देंगे, लार्जर प्रोडक्शन वॉल्यूम में अपन प्रोड्यूस करने वाले हैं, बल्क परचेज करेंगे कंपोनेंट्स, मोबाइल है मोबाइल जेट के साथ में मिलकर करेंगे, इसलिए सो अपन नेगोशिएट कर सकेंगे डिस्काउंट, नेगोशिएट कर सकेंगे फेवरेबल डिलीवरी टर्म्स, जस्ट इन टाइम भी अपन लगा लेंगे यहाँ पे, और इसकी वजह से अपना होल्डिंग कॉस्ट जो है वो कम हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पर आपने देखा इस सब की वजह से अपन जो है कॉस्ट को लो कर पाएंगे, किसकी, मोबाइल ए की प्रोडक्शन के लिए। ओके, सो यहाँ से वायरलेस जो है वो सस्टेन कर सकता है अपना लो कॉस्ट एडवांटेज। ओके, सो अपने मेजर पॉइंट्स जो है कवर हो गए थे इस आंसर के, और अपना एक ही पॉइंट छूटा था वो ये था
कि प्राइस सेंसिटिव वाला जो था प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन में है ना, सो वो भी अपने को याद रखे इसमें लिख के आना है। और आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से समझ में आ गया और जिस तरह से अपन ने चैप्टर पढ़ा था उसके साथ में आपको ये बराबर से बैठ गया हो। अगर आपको पॉइंट्स याद रहेंगे ना, जैसे अपन डिस्कस कर रहे हैं बार बार, अपन रिवाइज कर रहे हैं बार बार मनी वन में, तो आपको वो पॉइंट्स अपने आप आते जाएंगे। और मैंने जो चेन बनाई है अगली, अपन देखेंगे कि किस तरह से अपने को पूरा चेन में याद रहने वाला है पूरा चैप्टर। सो उस चेन की वजह से जो है ना आपको पॉइंट्स ऑटोमेटिकली याद आते जाएंगे। ओके, सो ये आंसर जो है अपना बहुत ही आसानी से हो गया, बहुत ही आसानी से अपने को क्वेश्चन भी समझ आ गया और आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। ठीक है, सो अब अपन क्या करेंगे, अब अपन एक चेन में पूरे चैप्टर को समझ लेंगे, जिसकी वजह से अपने को ये पूरा चैप्टर एक सीरीज में याद हो जाएगा। अपने को एक के बाद एक हर पॉइंट याद आता जाएगा इस चेन की वजह से, है ना। सो अब अपने को ये स्टार्ट करना है कहाँ से, सोच के कि अपना एक बिजनेस है और अपन उस बिजनेस को अब रन कर रहे हैं। सो अपना ऑब्जेक्टिव क्या है, वो ये है ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाए और उसके लिए अपने को अब स्ट्रैटेजिक पोजीशन जो है अपने बिजनेस की, अपने ऑर्गेनाइजेशन की, वो इम्प्रूव करनी होगी इंडस्ट्री में और उसके लिए अपने को सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज अटेन करना होगा। It can be attained in two ways. The first one is product differentiation. The second way is cost leadership. और अपने को ये attain करने के लिए क्या करना होगा, we'll have to use strategic cost management. तो strategic cost management use करना है, मतलब कि अब अपन को समझ में आ गया there are limitations to TCM, जो कि याद आ गया अपने को IFRS. Now we have moved on to strategic cost management, जिसकी वजह से अपने को कैसे फायदा होगा, it will give us a better cost structure, cost information अपने को डिटेल्ड फॉर्म में देगा, जिसकी वजह से अपन एनालाइज कर पाएंगे, अच्छी तरह से एनालाइज कर पाएंगे। सो वी विल बी एबल टू डेवलप ऑल्टरनेट मेजर्स और उसकी वजह से अपन स्ट्रैटेजी क्रिएट कर पाएंगे। स्ट्रैटेजी क्रिएट करने के बाद, यानी कि फॉर्मुलेट करने के बाद अपन कम्युनिकेट करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे एंड उसके बाद अपन उसको कंट्रोल और इवैल्यूएट करते जाएंगे। यानी कि वी आर लुकिंग टुवर्ड्स कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट और स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट डील हमेशा बोलते हैं कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट अपने को करता रहना है। स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट अपन किस तरह से कर सकते हैं यूज, वो कैसे करेंगे। फर्स्ट थिंग वुड बी आवर स्ट्रैटेजिक पोजीशनिंग एनालिसिस, यानी कि अपन इंडस्ट्री में कहाँ पर है, अपना जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इंडस्ट्री में कहाँ एग्जिस्ट करता है, किस पोजीशन पे। ठीक है, अपन क्या क्रिएट कर रहे हैं और उसको किस तरह से क्रिएट कर रहे हैं डिफरेंटली देन आवर राइवल्स। उसके बाद अपन आते हैं कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस पे, यानी कि कॉस्ट जो अपन इनकर कर रहे हैं वो कहाँ से ड्राइव हो रही है। अपन वो सारे फैक्टर्स को समझते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, उसके बाद अपन आते हैं वैल्यू चेन एनालिसिस पे और वैल्यू चेन एनालिसिस में अपन एक्टिविटीज देखते हैं अपनी बिजनेस में कौन कौन सी एक्टिविटीज अपन अंडरटेक कर रहे हैं और उसमें से कौन सी एक्टिविटीज वैल्यू ऐड कर रही है, कौन सी वैल्यू ऐड नहीं कर रही है। तो जो वैल्यू ऐड नहीं कर रही है उसको अपन एलिमिनेट कर देते हैं, जिसकी वजह से अपना कॉस्ट कम हो जाता है और अपने कस्टमर्स को सेटिस्फैक्शन ज़्यादा मिलता है। सो अगर अपन को वैल्यू चेन एनालिसिस को इम्प्लीमेंट करना है, सो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई व्हाट वी शुड डू इज वी शुड डू द इंडस्ट्री स्ट्रक्चर एनालिसिस। सो इंडस्ट्री स्ट्रक्चर एनालिसिस में अपन ने डिस्कस किया था पोर्टर्स 5 फोर्सेज यानी कि TBTBR। सो अपन देखते हैं कि इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर किस तरह से चल रहा है और इंडस्ट्री में क्या सिचुएशन है। सो अपने को TBTBR यानी कि पोर्टर्स 5 फोर्सेज से समझ में आ जाता है। उसके बाद अपन आते हैं अपना कोर कॉम्पिटेंसी एनालिसिस पे। कोर कॉम्पिटेंसी एनालिसिस में अपन देखते हैं कि अपने पास कोर कॉम्पिटेंसी यानी कि कुछ डिस्टिंक्टिव फीचर है क्या। सो डिस्टिंक्टिव फीचर है क्या वो पता करने के लिए अपने पास 3 तरीके हैं। या तो अपना ऐसा प्रोडक्ट है जो कि बहुत ही यूजर फ्रेंडली है, यानी और इस तरह का है कि जो अपने कॉम्पिटिटर्स है उसको इमिटेट नहीं कर पा रहे। दूसरा तरीका ये है कि अपने पास वाइड रेंज ऑफ मार्केट है, वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स है या सर्विसेज है। और थर्ड वे इज टू सी इफ वी हैव अ प्रोडक्ट विच हैज़ एंड यूजर बेनिफिट्स। ठीक है, एंड प्रोडक्ट बेनिफिट जो है अपने प्रोडक्ट के बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ये 3 तरीके हैं कोर कॉम्पिटेंसी एनालिसिस के और कोर कॉम्पिटेंसी आइडेंटिफाई करने के। द नेक्स्ट पार्ट इज सेगमेंटेशन एनालिसिस, यानी कि अपन इंडस्ट्री के सारे सेगमेंट्स को आइडेंटिफाई करके अब उसके प्रोज और कॉन्स को पता कर रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं और एनालाइज कर रहे हैं कि अपने को कौन सी सेगमेंट से एग्जिट करना चाहिए, कौन से सेगमेंट में एंटर करना चाहिए, कौन से सेगमेंट्स को रिकन्फिगर करना चाहिए और कौन से सेगमेंट में अपने को किस तरह का स्ट्रैटेजी यूज करना चाहिए, कॉस्ट लीडरशिप वाला या फिर प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन वाला। इसके बाद अपन आते हैं अपने सुपीरियर परफॉर्मेंस और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज वाले पॉइंट पे, यानी कि अब अपने को परफॉर्मेंस जो है अपना इंप्रूव करना है और कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में अपना परफॉर्मेंस सुपीरियर होना चाहिए, जिसकी वजह से अपने को कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल जाएगा। देयर आर 2 वेज टू अटेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन एंड कॉस्ट लीडरशिप। ऑलराइट, सो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन जो है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन अपन 2 तरीके से प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन अटेन करने का एक ही तरीका है, वो ये है कि अपना प्रोडक्ट
कस्टमर परसीव करना चाहिए कि बेटर है कॉम्पिटिटर्स से, और कॉस्ट एडवांटेज ये है कि अपन क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं एट अ लोअर प्राइस देन कॉम्पिटिटर्स और एट द सेम प्राइस बट विथ इम्प्रूव क्वालिटी। ठीक है, सो डिफरेंशिएशन एडवांटेज में यही है कि अपन जो है क्वालिटी अपना बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हैं, या फिर अपन इनोवेशन ला सकते हैं, या फिर अपन जो है कस्टमर की एक्सपेक्टेशन जो है उसको मीट कर सकते हैं और उसकी रिक्वायरमेंट को अपन फुलफिल कर सकते हैं। लो कॉस्ट का एक ही तरीका है, वो ये है कि अपने को कॉस्ट रिड्यूस करनी है, एट द सेम टाइम वी डू नॉट हैव टू कॉम्प्रोमाइज विद द क्वालिटी, वी डू नॉट हैव टू अफेक्ट द क्वालिटी। ओके, सो अपने को क्या करना है, अपने को ये तो क्वालिटी प्रोडक्ट एट द सेम प्राइस, अपने को बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट एट द सेम प्राइस देना है, या फिर अपने को सेम प्रोडक्ट एट अ लोअर प्राइस देना है कस्टमर को। ठीक है, अब अपन क्या कर रहे हैं, वैल्यू चेन अप्रोच को यूज कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन करने के लिए। इसके लिए अपन ने देखा कि अपन क्या कर सकते हैं, वी कैन डू इंटरनल कॉस्ट एनालिसिस, वी कैन डू इंटरनल डिफरेंशिएशन एनालिसिस। इंटरनल कॉस्ट एनालिसिस में अपन वो सारी प्रोसेस और एक्टिविटीज आइडेंटिफाई करते हैं जो कि अपने फर्म में वैल्यू क्रिएट कर रही है, अपने प्रोडक्ट में वैल्यू क्रिएट कर रही है। अब अपन देखते हैं कि ये जो एक्टिविटीज हो रही है उसमें कितना कॉस्ट इनकर हो रहा है एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल कॉस्ट, अपना इस एक्टिविटी में कितना कॉस्ट इनकर हो रहा है। अपन उस सारी एक्टिविटीज को एनालाइज करते हैं, वी बिल्ड अप रिलेशनशिप्स अमंग देम, और अपन देखते हैं कि इसमें से अपन किस तरह से इंप्रूव कर सकते हैं, कौन सी एक्टिविटी को मॉडिफाई कर सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं, दिस इज अननेसेसरी, दिस इज नॉट एडिंग एनी वैल्यू। सो अपन इस तरह से जो है एनालाइज कर सकते हैं, ये अपना हो जाएगा इंटरनल कॉस्ट एनालिसिस। द सेकंड वे इज इंटरनल डिफरेंशिएशन एनालिसिस, और इंटरनल डिफरेंशिएशन एनालिसिस में अपना होता है कि अपन आइडेंटिफाई करते हैं अपनी कौन कौन सी एक्टिविटीज है जिनको कस्टमर वैल्यू कर रहा है। ठीक है, और ये पता लगाने के बाद अपन सोचते हैं कि अपने प्रोडक्ट के हिसाब से, अपनी सर्विस रेंज के हिसाब से अपने को कौन सा डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी यूज करना चाहिए। जैसे कि या तो अपन सुपीरियर क्वालिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, बेटर सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, इनोवेशन ला सकते हैं, या फिर अपना ब्रांड इमेज इंप्रूव करना चाहिए, अपने को क्या करना चाहिए। ठीक है, सो इस तरह से अपन डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी सोच के फाइनली एक डिसाइड करते हैं या मल्टीपल डिसाइड करते हैं, एंड देन वी इम्प्लीमेंटेड, वी यूज इट, वी बेनिफिट फ्रॉम इट। ऑलराइट, इसके बाद अपना आता है वर्टिकल लिंकेज एनालिसिस, जिसमें अपन इंटरनल से बाहर निकलकर अपने सप्लायर्स और अपने यूजर्स के साथ में जो अपना रिलेशनशिप और एक्टिविटीज हो रही है उसको अपन एनालाइज करते हैं कि इसमें अपने को किस तरह से फायदा हो सकता है, कौन सी एक्टिविटीज अपने को करनी चाहिए, किस तरह से अपन क्या मॉडिफाई कर सकते हैं और इम्प्रूव कर सकते हैं। ऑलराइट, इसके बाद अपना आता है फाइनली वैल्यू शॉप मॉडल या फिर सर्विस वैल्यू चेन। वैल्यू शॉप मॉडल और सर्विस वैल्यू चेन जो है वो ये है कि वैल्यू चेन एनालिसिस का सेकंड फॉर्म है जो कि सर्विस सेक्टर पर अप्लाई होता है। देयर वर लिमिटेशंस टू वैल्यू चेन एनालिसिस कि वो प्रोडक्ट लाइन में अप्लाई हो पा रहा था बट सर्विस लाइन में वो नहीं हो पा रहा था। सो सर्विस सेक्टर के लिए आया है वैल्यू शॉप मॉडल या फिर सर्विस वैल्यू चेन। इसकी प्राइमरी एक्टिविटीज चेंज हो जाती है। प्राइमरी एक्टिविटीज 4 है। पहला है प्रॉब्लम को ढूंढना है, उसके बाद अपने को सोल्यूशन उस पर सोचना है, सोल्यूशन सोचना है अलग अलग, उसके बाद अपने को सिलेक्ट करना है कि कौन सा बेस्ट सोल्यूशन रहेगा और अल्टीमेटली अपने को उसको इंप्लीमेंट करना है। ऑलराइट, और फिर उसको इवैल्यूएट, कंट्रोल, वो सब तो रहेगा ही। सो यहाँ पर अपनी प्राइमरी एक्टिविटीज चेंज हो जाती है। अपने को यहाँ पे इनपुट को आउटपुट में ट्रांसफॉर्म नहीं करना है, वहाँ पर फोकस ही नहीं है। फोकस का है प्रॉब्लम ढूंढने पर, उसको सॉल्व करने पर। ठीक है, और अपना जो सपोर्टिंग एक्टिविटीज है क्या वो भी चेंज हो जाती है, तो वो एकदम सेम टू सेम है, यानी कि वही 4 फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और प्रोक्योरमेंट। ठीक है, सो अपने 4 प्राइमरी एक्टिविटीज चेंज हो गए। फाइनली यहाँ पे मैनेजरियल फोकस कहाँ रहता है, वो रहता है कि अपने को प्रॉब्लम ढूंढना है, प्रॉब्लम ढूंढ के उसको अपॉर्चुनिटी में बदलना है, उसके बाद अपने को रिसोर्सेज को वहाँ पे लगाना है, एम्प्लॉय करना है, डिप्लॉय करना है, और रिसोर्सेज डिप्लॉय करने के बाद अपने को क्या करना है, अब उस प्रोजेक्ट को मैनेज करना पड़ेगा। प्रोजेक्ट को मैनेज करने के बाद अपन उसको इम्प्रूव करेंगे, और इम्प्रूव करने के साथ साथ में अपना कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट जो रहेगा वो कैसे रहेगा, वो इवैल्यूएशन और रिव्यू और इस तरह से रहेगा फीडबैक की वजह से। ठीक है, सो अपन इस तरह से अपना पूरा चेन बन गया और अपना पूरा चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया। ठीक है, आप इस चेन की वजह से आपको सारी चीज़ें याद आती जाएगी और आपको जो है मेन टर्मिनोलॉजी जो मैंने हाईलाइट भी कर रखी है ना ग्रीन में, वो आपको याद हो गई। सो आपके लिए ये चैप्टर एकदम रेडी हो गया है। व्हाट यू हैव टू डू इज, ये जो साइड में लाइंस दी है ना मैंने, उसको आपको यूज करना चाहिए। वहाँ पे एग्जाम्पल्स भर दो, वहाँ पे आपको जो है इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी जो आपको लगती है वो वहाँ पे लिख दो और अंडरलाइन कर दो, हाईलाइट कर दो, जैसे भी आपको लगता है कि आप कंफर्टेबल हो और जैसे आपको बेनिफिट आप उससे कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको चाहिए, सो व्हाट यू कैन डू इज यू शुड मेक एन अपेंडिक्स फॉर योर सेल्फ। ओके, आप शुरू में या कहीं पे भी आप एक खुद का इंडेक्स बनाओ, खुद का अपेंडिक्स बनाओ, जिसमें आपको क्या करना है, आपको इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज मेंशन करनी है, आपको पेज नंबर वहाँ पे डालना है और आपको साइड में थोड़ा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन लिखना चाहिए कि ये इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है तो सही, बट ये क्या डिपिक्ट कर रही है,
हमने इस टर्मिनोलॉजी से क्या समझा, ये कहाँ यूज़ करने वाले हैं, ये कौन से टॉपिक के अंदर कवर होती है और किस तरह से अपन इस टर्मिनोलॉजी को यूज़ करने वाले हैं। इसी के साथ अपन आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में मैं आ रहा हूँ सेकंड चैप्टर लेके, वो है मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट। सो आप रेडी रहना मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट के साथ। उसकी बुक अभी मतलब बुक में वो पूरा चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है, बट टॉपिक बाय टॉपिक मैं डेफिनेटली आपको वो प्रोवाइड करने की कोशिश करता रहूँगा, ठीक है। सो यहीं पे अपन आज का लेक्चर एंड करते हैं। अगर आपको अच्छा लगता है, अगर आपको समझ में आया और अपने जो आज एग्जाम्पल्स थे अगर आपको इंटरेस्टिंग लगे और आपको समझ में आए और आपको जो फर्स्ट चैप्टर है मेरी वजह से या इन लेक्चर्स की वजह से अगर आपको याद हो गया है ना, तो मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ यहाँ पर, क्योंकि अगर आपको याद हो गया है तो मेरा बस वही है। मैं और आपको क्या करना है, आपको स्प्रेड करना है वर्ड। ये लेक्चर्स तो बिल्कुल फ्री है, सो आपको अपने फ्रेंड्स को बताना है कि ये लेक्चर्स आ चुके हैं। आप बुक को प्रमोट कीजिए अगर आपको लगता है कि बुक बहुत अच्छी है तो, और अगर आपको लगता है कि सब्सक्राइब करना चाहिए चैनल को, सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल। आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहेंगे, ओके। मेरे जो लेक्चर्स है, मेरे जो वीडियोस है वो हर दिन आते रहेंगे। मैंने आपको शुरू में जो फर्स्ट लेक्चर में बताया था स्ट्रैटेजी जो रहेगा, 5 दिन वीडियोज़ आएंगे, 6ठे दिन पे अपने को रिवाइज करना है और 7वें दिन पे टेस्ट होगा। सो 5 दिन के 5 वीडियोज़ आते जाएंगे और इस तरह से अपना कंटिन्यूस चलता जाएगा जब तक अपना कोर्स जो है ख़त्म नहीं हो जाता और अपन कॉन्फिडेंट नहीं हो जाते अपने कॉस्टिंग सब्जेक्ट के लिए फॉर CA फाइनल, ओके। सो बाय बाय गाइस, सी यू टुमारो।